Hello everyone, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture on Indian Express Explained. इस लेक्चर सीरीज में हम थ्रू आउट द वीक जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के आर्टिकल्स आते हैं उनको मॉनिटर करते हैं और उनमें से देखते हैं कि आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं. उन आर्टिकल्स को हम लेते हैं एंड वी क्रिएट एन एक्सप्लेन लेक्चर फॉर यू गाइज. So for this week's article, we are going to be looking at Donald Trump again and his association with Japan. And the article says, as Trump makes Pearl Harbor joke, a look at why Japan attacked the US in 1941. So ये उन कुछ टॉपिक्स में से आता है जिसमें हम करंट अफेयर्स को लेके स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करते हैं. और यहाँ हमारे स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री. तो हमें समझना है कि ट्रंप ने कब क्या कहा, क्यों कहा. सो लेट्स गो बैक टू 19th of March. 19th of March को व्हाइट हाउस विजिट किया जाता है किसके द्वारा? जापानीज प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची द्वारा. यू कैन सी हर सिटिंग राइट हियर. सो दिस विजिट ऑफ साने ताकाइची वाज सपोज्ड टू बी किस चीज के बारे में? इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में, इंडो पैसिफिक ओशन को में फ्री ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए, इस रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए. तो ये सारे डायलॉग्स और टॉक्स के लिए साने ताकाइची प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गई थी व्हाइट हाउस. अब इस मीटिंग के बाद जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की दोनों लीडर्स ने, तब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को एक जापानीज जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा कि जब आपने 28 मार्च को एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी तेहरान के अगेंस्ट और जब आपने अली खामेनेई को एलिमिनेट किया था, तो आपने अपने जो एलाइज है, मतलब आपके जो फ्रेंडली नेशंस है, उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया ये स्ट्राइक लॉन्च करने से पहले? तो जर्नलिस्ट का ये इम्प्लीकेशन था कि आपने जापान को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आप इतना बड़ा एक स्टेप लेने जा रहे हो, क्योंकि जापान इज वन ऑफ योर क्लोजेस्ट एलाइज. जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप हंसे और उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे, क्योंकि अगर हम सरप्राइज अटैक नहीं करते तेहरान पे तो वो इफेक्टिव नहीं होता, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल. बट द प्रेसिडेंट वेंट ऑन एंड सेड दैट हम चाहते थे कि ये सरप्राइज बना रहे, और जापान से अच्छा सरप्राइज के बारे में कौन जानता है? आपने क्यों नहीं हमको पर्ल हार्बर अटैक के बारे में बताया था? आपने भी हम पे एक सरप्राइज अटैक किया था जो कि हुआ था 1941 में. एंड आफ्टर दिस कमेंट बाय द प्रेसिडेंट, रूम बहुत अनकंफर्टेबल सा हो गया. कुछ लोग कह रहे थे कि साने ताकाइची जो थी उनकी आंखें ऐसी वाइडन हो गई कि ये प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया. एंड दीज अनकंफर्टेबल वाइब्स कंटिन्यूड. बट नाउ व्हाई इज द पर्ल हार्बर इंसिडेंट इंपॉर्टेंट फॉर अस? वील गेट टू दैट. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2 का एक पार्ट था, और पर्ल हार्बर अटैक के बाद यूएस ऑफिशियली फॉर्मली इंक्लूड हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में. तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 का पावर डायनामिक क्या था. तो इन वर्ल्ड वॉर 2 वी हैड द एलाइड पावर्स एंड वी हैड द एक्सिस पावर्स. वी ऑफन कॉल दिस द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस. तो रोम मतलब इटली, बर्लिन मतलब जर्मनी एंड टोक्यो मतलब जापान. तो ये तीनों थे एक साथ. रोम को लीड कर रहे थे मसोलिनी, बर्लिन को लीड कर रहे थे, रोम को लीड कर रहे थे बेनिटो मसोलिनी, बर्लिन को लीड कर रहे थे अडोल्फ हिटलर, और टोक्यो को लीड कर रहे थे जनरल तोजो. देन वी कम टू द एलाइड पावर्स. कौन एक तरफ थी? तो यूके और फ्रांस ऑलरेडी इस वॉर का पार्ट थी. बट when Berlin attacked USSR, that's when USSR joined the war. And finally, when Tokyo attacked USA in the incident that we'll be studying as Pearl Harbor, that is when USA formally joined the Second World War. अब जो आपको ये पावर डायनामिक पता चल गया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जापान और वर्ल्ड वॉर 2 के समय का जापान बहुत अलग था. आज हम जापान को जानते हैं उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन सारे एडवांसमेंट्स की वजह से. हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं जापानीज पीपल. बट व्हेन वी गो बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 और 1940s, द जापानीज वर वेरी एक्सपेंशनरी. एक्सपेंशनरी का क्या मतलब है?
हर जगह पे कब्जा करने वाले, एंड दे वर वेरी बारबैरिक एज वेल। उसका एक एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ तो यूके रहा था, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, लड़ तो यूके रहा था, पर यूके फोर्सेस कहां से ला रहा था? छोटा सा देश है, इतने लोग तो होते नहीं उसकी आर्मी में। तो कॉलोनीज लाइक इंडिया, इनके फोर्सेस हमारे सोल्जर्स जा रहे थे उनके लिए लड़ने, और जब हमारे सोल्जर्स को जापान कैप्चर कर लेता था, जिनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाता था, तो ऐसे काम किए जाते थे, उनको शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता था। सो द रीजन वाई मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द जापान ऑफ 1940s वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे जापान। सो लेट्स कम टू द प्रीलूड ऑफ पर्ल हार्बर कि अटैक हुआ क्यों, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था हिस्ट्री में। तो जापान ने 1910 में कोरिया को एनेक्स किया। जैसे कि मैंने कहा कि एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी उसकी, सबको एनेक्स करना था, सब पे कब्जा करना था, लैंड अपने कंट्रोल में करना था। तो कोरिया को 1910 में अपने कंट्रोल में लिया। 1937 में चाइना के मंचूरिया पे अटैक किया, राइट। उसके बाद 1937 में देयर वाज समथिंग बाय द नेम ऑफ द नैनकिंग मैसेकर। चाइना के नैनकिंग में जब जापान ने अटैक किया, और जब चाइना के नैनकिंग पे जापान ने कब्जा किया, तो एक नरसंहार हुआ, एक मैसेकर हुआ, बहुत लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा, और उसे हम नैनकिंग मैसेकर कहते हैं। जब ये इवेंट्स हो रहे थे, यूएस भी देख रहा था क्या हो रहा है ना, विच इज वेन यूएस ने क्या किया, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए जापान पे। इसके थ्रू यूएस ने सारी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बंद कर दिए जापान से, इसके थ्रू ऑयल प्रोवाइड करना बंद कर दिया यूएस ने जापान को। और जापान जो है एक बहुत ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, वो ऑयल इंपोर्ट करना होता है उसको, ऑयल इंपोर्ट करना होता है उसको ऑयल के यूज के लिए, वो ऑयल इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें यूएस ने ऑयल एक्सपोर्ट सीज कर दिया जापान को, तो क्या हो गया, एनर्जी क्राइसिस आने वाला था। अब जापान ने सोचा कि हम क्या करते हैं, उनका 94% ऑयल सप्लाई रुक गया था क्योंकि वो यूएस की डिमांड्स नहीं मान रहे थे। अब क्या हुआ कि इनने सोचा कि हम क्या करेंगे, हमें जो तेल चाहिए उसे बाय फोर्स ले लेंगे। कहां से लेंगे फोर्स, किस पे अटैक करके? जापान ने सोचा कि हम अटैक करेंगे ब्रिटिश मलय, जिसको हम प्रेजेंट डे मलेशिया कहते हैं, राइट, मलेशिया, एंड द डच ईस्ट इंडीज, जिसको हम प्रेजेंट डे इंडोनेशिया कहते हैं। अब इन दो कंट्रीज की ऑयल रिजर्व्स बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल होता है। इवन टुडे अगर हम देखें तो वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटीज ऑफ ऑयल आपको मिलेगा इंडोनेशिया से या मलेशिया से। इसका बहुत लो सल्फर कंटेंट होता है। हाँ, मानता है कि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसको एक बार ट्रीट करना होता है, बट बेस्ट क्वालिटी ऑयल निकलता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो बैक इन दोज डेज इन 1940s, यस, ब्रिटिश मलय और डच ईस्ट इंडीज पे अटैक करने का सोचा किसने, जापान ने। क्यों सोचा, क्योंकि यूएस ने उनको ऑयल देना बंद कर दिया था और उनका 94% ऑफ ऑयल सप्लाई रुक गया था या लूज हो गया था। अब क्या होता है, उनने सोचा कि अगर हम इंडोनेशिया या मलेशिया या फिर डच ईस्ट इंडीज या ब्रिटिश मलय पे अटैक करेंगे तो नेचुरली यूएस हम पे अटैक करेगा क्योंकि यूके उनका एलाय है और हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्स करने वाले हैं। तो उनने सोचा कि यूएस तो देखो हम पे अटैक करेगा ही, तो उस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए, कि उस रिस्पॉन्स को कम करने के लिए हम पहले अटैक कर देते हैं यूएस की पैसिफिक फ्लीट पे, जो नेवल फ्लीट थी यूएस की, जो कहां थी उस समय, पर्ल हार्बर में थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अटैक कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, पीस इजीली नेगोशिएट कर पाएंगे, हम हमारा पावर पहले एस्टैब्लिश कर देंगे। अब इस बीच यूएस और जापान के नेगोशिएशंस भी चले,
यूएस ने कहा कि तुम इंडो चाइना रीजन से निकल जाओ, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बट फाइनली ये सारे नेगोशिएशंस एंड हुए द हल नोट पे। कॉनराड हल जो थे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके नाम पे दी हल नोट भेजा गया, यूएस के द्वारा भेजा गया जापान को, जिसमें कहा कि हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले हैं, आप अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के इंडो चाइना से निकल जाओ। ये लास्ट स्ट्रॉ था जापान के लिए। अब जापान ने क्या किया, जापान ने सोचा अब हम अटैक करेंगे। तो 26 नवंबर 1941 पे जापान से कुछ निकलते हैं 414 प्लेन्स निकलते हैं 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, और ये निकलते हैं पैसिफिक ओशन में, जो मैं आपको अभी मैप पे दिखाऊंगी। जब ये पैसिफिक ओशन से निकलते हैं, ये पर्ल हार्बर है जो हवाई में सिचुएटेड है, अमेरिका का एक जो बेस है, उससे कुछ दूरी पे जाके रुक जाते हैं कुछ समय तक। अब मैं आपको पर्ल हार्बर की लोकेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं जापान है, ये मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हवाई आइलैंड्स यहाँ है और यहाँ पर्ल हार्बर है। तो इससे कुछ दूरी पे जापान की फ्लीट्स आके रुक गई थी ताकि वो एक सरप्राइज अटैक कर सके यूएसए के पर्ल हार्बर पे। अब ये सरप्राइज अटैक कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 7 दिसंबर 1941 की अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जापान ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। उस अटैक में कौन कौन था, उस अटैक में अबाउट 180 एयरक्राफ्ट थे इंपीरियल जापानीज नेवी के, और उनने किस पे अटैक किया, उनने अटैक किया पर्ल हार्बर बेस पे, जो हवाई के ओआहू आइलैंड पे सिचुएटेड है। ये कम से कम 2 घंटे अटैक चला और 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैटलशिप्स यूएसएस एरिजोना और यूएसएस ओक्लाहोमा को उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पर्ल हार्बर का जो अटैक था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें। हम देखते हैं कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था। दीज वर द सीन्स फ्रॉम द अटैक। ये कैजुअलिटीज एंड लॉसेस यूएसए के साइड की हैं और ये जापान के साइड की लॉसेस हैं। यूएसए की 4 बैटलशिप्स सिंक हो गई थी, डूब गई थी, 4 बैटलशिप्स डैमेज हो गई थी, तो कुल जमा 8 बैटलशिप्स, एक एक्स बैटलशिप डूब गई, एक हार्बर टग जो होता है शिप्स को लीड करने का, वो डूब गया, 3 लाइट क्रूजर्स डैमेज हुए, 188 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिस्ट्रॉय हुए, 159 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो टोटल अराउंड 2,500 लोगों की डेथ हुई। क्या लिखा है नंबर यहाँ, 2403 पीपल डाइड अप्रोक्सीमेटली, एंड इंजर कितने लोग हुए, अराउंड 1178 people were injured, including both civilians and military personnel, navy personnel. तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल अटैक था यूएसए पे। अब क्या ये सुन के यूएसए चुप रहने वाला था? नहीं, यूएसए चुप नहीं रहने वाला था। तो यूएसए ने क्या किया, तब यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे तब, इनने उनके अमेरिकन पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, जिस स्पीच का नाम था द डे ऑफ इन्फेमी स्पीच। इन्फेमी मतलब ऐसी कुछ चीज जो बहुत ही बुरी लाइट में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। और फाइनली उनने एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया। किसके अगेंस्ट किया? जापान के अगेंस्ट। आप देख सकते हैं ये है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनकी डे ऑफ इन्फेमी स्पीच के समय। अब पर्ल हार्बर के 6 महीने बाद बैटल ऑफ मिडवे हुआ, जो कि पैसिफिक ओशन में हुआ, और यहां डिसाइसिव विक्ट्री हुई। किसकी? यूएसए की। डिसाइसिव विक्ट्री मतलब अगर देखा जाए कि इस बैटल में कौन जीता, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं जीता, दोनों का सेम कैजुअलिटी हुआ, नहीं, इसमें किसकी विक्ट्री हुई? यूएसए की विक्ट्री हुई। एंड फाइनली यूएसए ने एक बदला लेने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज लेड बाय रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर
and this led to the development of the nuclear bomb. And these two nuclear bombs were dropped on Japan on 2 days, 6th and 9th August of 1945. The bomb dropped on 6th August was known as the Little Boy. The bomb dropped on 9th August was known as the Fat Man. Little Boy ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा पे, फैट मैन ड्रॉप हुआ था नागासाकी पे. एंड इन बॉम्बिंग्स के बाद वर्ल्ड वॉर 2 डिसाइसिवली खत्म हुआ और फाइनली, जैसे कि अगेन यूजिंग द वर्ड डिसाइसिव, किसकी जीत हुई? एलाइड पावर्स की जीत हुई. कैसे? जापान ने सरेंडर कर दिया, बेनिटो मसोलिनी ने सरेंडर कर दिया, एंड हिटलर कमिटेड suicide. He took his own life, so Germany also surrendered. Now moving on with the article, present day situation क्या है पर्ल हार्बर की? प्रेजेंट डे सिचुएशन है, आज जो पर्ल हार्बर है, यहाँ एक यूएसएस एरिजोना पे हमने यूएस ने मेमोरियल बनाया हुआ है. उसके बाद एक बैटलशिप है मिजोरी जिसका नाम है, एक पैसिफिक एविएशन म्यूजियम है यूएसए का, और अब जो है ये एक जॉइंट वर्किंग बेस बन गया है, जॉइंट नेवल एंड एयरफोर्स बेस. मतलब यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स दोनों यहाँ सिचुएटेड रहती हैं. 2010 में क्या हुआ? 2010 में इसको कंबाइन किया गया हिकमैन एयरफोर्स बेस के साथ, इसलिए अब ये जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकमैन के नाम से जाना जाता है. दूसरी चीज, यहाँ अराउंड 18,000 अमेरिकन मिलिट्री के एयरफोर्स और नेवी के सर्विसमैन रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं. उसके बाद 2 मिलियन विजिटर्स हर साल आते हैं पर्ल हार्बर देखने. देन वी कम टू 2016, जब क्या हुआ? तब यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनने और जापान के प्राइम मिनिस्टर लेट शिंजो आबे ने विजिट किया ये पर्ल हार्बर एज अ जेस्चर ऑफ रिकंसिलिएशन. मतलब वापस मिल गए कि ये एक बहुत डार्क चैप्टर था हम दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री का, तो इसको हम एक्नॉलेज करते हैं, इसको हम मानते हैं कि हाँ ये एक बहुत डार्क चैप्टर था. दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की कंट्री पे बहुत ज्यादा वायलेंस कमिट किया है, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? आगे हम फ्रेंडली रहेंगे, साथ में रहेंगे. सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज. बट अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो जोक कहा है, उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है अमेरिका और जापान के रिलेशंस के बीच? फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ जापानीज नेशनलिस्ट्स. जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं सानाए ताकाइची, शी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, शी इज अ हार्ड लाइनर जो राइट विंग पॉलिटिक्स की तरफ मूव करती हैं, और उनका वोटर बेस है ओल्ड जापानीज नेशनलिस्ट लोग, जो आज भी ये मानते हैं कि जो पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया वो नेसेसरी था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब हमें यहाँ सही या गलत नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है फैक्ट्स. फैक्ट्स ये हैं कि इनके बल पे सानाए ताकाइची इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बनी है. फैक्ट्स ये हैं कि ये मानते हैं कि पर्ल हार्बर वाज अ नेसेसरी एक्शन जो जापान ने लिया. और तीसरा फैक्ट ये है कि सानाए ताकाइची प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये मजाक या जोक सुन के आ गई और उनने कुछ रिप्लाई नहीं किया. इसकी वजह से जापानीज नेशनलिस्ट क्या हैं? अपसेट हैं. तो सानाए ताकाइची का वोटर बेस थोड़ा हिल सकता है. दूसरी चीज, अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं और बहुत सारे किसी ना किसी टाइप के एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जापान में, जहां अराउंड 120 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें अराउंड 55,000 की फोर्सेस डिप्लॉयड है. तो इट्स नॉट जस्ट 55,000 नंबर, 55,000 यूनिट्स डिप्लॉयड है, राइट? तो इंडो पैसिफिक में अगर यूएस को अपनी प्रेजेंस चाहिए, इंडो पैसिफिक में यूएसए की प्रेजेंस, इसके लिए यूएस के लिए क्या जरूरी है? यूएस के लिए जापान को अपनी साइड रखना बहुत जरूरी है. और इस जोक के साथ
हो सकता है कि जापानीज इतने खुश ना हो, राइट? क्योंकि अगर आप याद करेंगे, जब ट्रम्प ने कहा था कि नेटो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हम नेटो से विड्रॉ कर लेंगे, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि ठीक है आप विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके बेसिस है हमारी कंट्रीज में वो भी हम बंद कर देंगे। तो अमेरिका के लिए अपने बेसिस संभालना और मैनेज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेजेंस बहुत जरूरी है उसके लिए इंडो पैसिफिक में। क्यों जरूरी है? चाइना को कॉम्बैट करने के लिए। तो ट्रम्प ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि जापान को अपनी टीम से, अपने पलड़े से दूर जाने दे, राइट? एंड फाइनली ये एक अमेरिकन जो इमेज है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो इमेज होती है उसके काफी अगेंस्ट जाता है जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ग्रेव इश्यूज, जो फॉर एग्जांपल पर्ल हार्बर का जो इवेंट था, हमने देखा है कि अराउंड 2,500 लोगों की डेथ हुई थी, 1,200 लोग इंजर हुए थे सीरियसली। तो इन लोगों की डेथ्स पे और इसके रिटेलिएशन में जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, इन सब सीरियस इश्यूज पे जोक बनाना is not very suitable for the American president, which is why it should be avoided, right? So these are the problems that that the Trump administration might have to address. कैसे address करेंगे? ये PR कैंपेन से address कर पाएंगे कि president क्या बोलना चाहते थे, क्या नहीं बोलना चाहते थे। All in all, this was the Pearl Harbor incident. What happened in 1941? What happened on 19th March between the two world leaders? एंड उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अब देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी कैन सी। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु अज्यूम्ड ऑफिस इन अक्टूबर 2025? ऑप्शन ए साने ताकाइची, ऑप्शन बी शिंजो आबे, ऑप्शन सी शिगेरू इशिबा, ऑप्शन डी फूमियो किशिदा। इसका आंसर आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। Okay, now we can move to the next question. Next question is, on what day were the attacks launched on Pearl Harbor by the Kingdom of Japan? Right? 7th November 1940, 5th October 1941, 8th November 1941, या 7th December 1941. You can take a screenshot if you want to, or you can just answer in the comment section. And finally, third question, Pearl Harbor is located on which of the following islands of Hawaii? Borneo, Oahu, Maui, and Kauai. Okay. If you have typed your answer, I can tell you itna ki the answer is not Borneo. And if you know that the answer is not Borneo, I want you to tell me that Borneo is an island of which country? और इसके बारे में आप मुझे कुछ एडिशनल, इस कंट्री के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स पर्सनली। ओके, सो दिस इज व्हाट the Pearl Harbor was all about, and I hope you learned something from the lecture, and I will see you next week. Thank you.